पीबीसी दुनिया में आज देखिए, कुदरती आपदाओं से बढ़ता खतरा। कहीं बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही तो कहीं बढ़ी गर्मी की तपिश। क्यों मौसम बदल रहा है मिजाज? क्या इंसानों को बेबस बना रही हैं आपदाएं? बात खबर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। बदलता पर्यावरण क्या बदल देगा हमारी आपकी जिंदगी? बात खबर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। ईरान में पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा की सालगिरह के मौके पर करीब 1000 महिला कैदियों को पैरोल पर किया गया रिहा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के 1 साल होने पर भी 3000 कैदियों को किया गया था रिहा। अभी ये साफ नहीं रिहा होने वालों में प्रदर्शनकारी हैं या नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर जताई चिंता। कम उम्र की लड़कियों के अपहरण की घटनाएं, हिंदू और ईसाई लड़कियों का किया जा रहा है धर्म परिवर्तन, बढ़ रहे हैं जबरन शादी के भी मामले। 13 साल की कम उम्र की लड़कियों की दोगुने उम्र के पुरुषों से कराई जा रही है शादी। नेपाली जांचकर्ताओं के मुताबिक नेपाल में हादसे का शिकार हुए प्लेन के पायलट ने नहीं दी थी विमान में किसी समस्या की जानकारी। विमान लैंडिंग से पहले पायलट ने मांगी थी सिर्फ रनवे बदलने की इजाजत। लगभग 3 दशक में हुए सबसे भीषण प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए नेपाल में 1 दिन का शोक घोषित। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक प्रतिबंधों के बीच म्यांमार में सेना बना रही है अपने खुद के हथियार, लेकिन हथियार बनाने के लिए विदेशी कंपनियों से मिलता है जरूरी सामान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज पीबीसी दुनिया में। कहीं बर्फीला तूफान तो कहीं बाढ़। युद्ध और महामारी के अलावा कुदरती आपदाएं भी तबाही मचा रही हैं। यहां तक कि दुनिया का सुपर पावर माने जाने वाला देश अमेरिका भी इसके आगे बेहाल है। क्यों पड़ रही है आपदाओं की मार? बात खबर स्टोरी में। अमेरिका में पहले बॉम्ब साइक्लोन तो फिर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हालात ये है कि यहाँ के कैलिफोर्निया राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तूफानों का ये सिलसिला पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ, जिसमें अब तक कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सोफी लॉन्ग की ये रिपोर्ट। कुछ ही घंटों में दोबारा तूफान आया तो लोग अगले तूफान से बचाव की तैयारी में जुट गए। कुछ लोगों को इस तरह उबड़ खाबड़ रास्तों से निकलना पड़ा क्योंकि उनके घरों तक जाने वाली सड़कें कीचड़, मलबे और बड़े बड़े पत्थरों से टूट चुकी हैं। यहाँ इतने तूफान आए हैं कि लोगों के लिए गिनना मुश्किल हो गया है। टॉम और डायना की बेटी दवाएं और अन्य जरूरी चीजें लेकर आई हैं। उनके घरों तक वाहनों को पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं। बिजली चली गई, हर तरफ पानी ही पानी आ गया। फिर मेरे पिता बिजली को चलाने और पानी को बंद करने के लिए घर के नीचे गए, लेकिन वहीं फंस गए। तो हम हर तरह से परेशान थे। उस वक्त मैं घर के भीतर थी, लेकिन उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। फिर वो बाहर निकल आए, वो मदद के इंतजार में थे। मौसम विज्ञानी सरल शब्दों में नहीं बता पा रहे कि यहाँ बार बार तूफान क्यों आ रहे हैं। आप यहाँ सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि हवाएं हजारों किलोमीटर दूर से बहकर कैलिफोर्निया की ओर आ रही हैं। यह आकाश में बहती नदी की तरह है। जलवायु परिवर्तन की वजह से सारी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें मौसम में जबरदस्त बदलाव नजर आ रहे हैं। कहीं जबरदस्त सूखा और कहीं जबरदस्त बारिश हो रही है। जहां बारिश नहीं हो रही है वहां गर्मी बढ़ रही है। बेहद खराब मौसम लंबे समय तक बना हुआ है और आशंका है कि बारिश बंद होने के बाद भी खतरा कम नहीं होगा। इस बात की आशंका है कि पेड़ इसी तरह गिरते रहेंगे, भूस्खलन इसी तरह होता रहेगा। इस हिसाब से दुनिया को देखना बड़ा डरावना है। मैं इस बात को लेकर निराश और दुखी हूँ कि यहाँ लोग इन जबरदस्त तूफानों की वजह से तबाह होते रहेंगे। और इस बीच यहाँ कैलिफोर्निया में रहने वाले लोग खुद को अगले तूफान से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2022 जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद खराब रहा।
यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक पिछले साल ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित ध्रुवीय इलाके और यूरोप रहे। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में यूरोप में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। फ्रांस में भीषण गर्मी पड़ी। 2022 फ्रांस का सबसे गर्म साल रहा और बारिश भी सबसे कम हुई, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी, फसलें बर्बाद हुईं और खतरा लोगों के घर तक पहुंच गया। देश के दक्षिणी हिस्से में गिरोंद का इलाका इससे काफी प्रभावित हुआ। ये सोचना काफी डरावना है कि हमें अगर भागने की जरूरत पड़ी तो सामान तैयार करके रखना होगा। और कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि जहां हम रहते हैं वहां से हमें भागना पड़ सकता है। पूरे यूरोप में हालात लगभग ऐसे ही रहे। यूरोप ने हाल ही में पिछले 500 सालों का सबसे भयंकर सूखा देखा है। ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों को पिछले साल खतरनाक हीट वेव का सामना करना पड़ा, जिससे डेन्यूब, राइन और लोआह जैसी यूरोप की बड़ी नदियों में जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर गिरा। यहाँ साल 2022 में दुनिया भर में सतह का औसत तापमान आप देख सकते हैं। नीला रंग औसत से कम तापमान का है, जबकि लाल रंग है औसत से ज्यादा गर्म तापमान का। पश्चिमी यूरोप और एशिया के उत्तरी इलाके भी बेहद गर्म रहे। ग्लोबल वार्मिंग के असर को सीमित रखने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने प्रतिबद्धता जताई है कि वो ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि समय निकलता जा रहा है। अगर हम दुनिया भर के मौजूदा उत्सर्जन को देखें तो साल 2030 की शुरुआत में ही वैश्विक तापमान में 1.5 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए अब हमारे पास बेहद कम समय बचा है। सबसे ठंडे इलाके ही नाटकीय ढंग से ज्यादा गर्म हो रहे हैं। सितंबर में मध्य ग्रीनलैंड का तापमान औसत तापमान से 8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। अंटार्कटिका में भी तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई, जो बताता है कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक पर असर पड़ रहा है, जहां पर वॉलरस रहते हैं। वॉलरस को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश कर रहा कंजर्वेशन ग्रुप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इस ग्रुप को उम्मीद है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण कर हजारों लोग उनकी मदद करेंगे वॉलरस को गिनने के लिए। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉना फिशर की रिपोर्ट। यहाँ कितने वॉलरस हैं और आर्कटिक की बर्फ पिघलने से उन पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानना वॉलरस को बचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और द ब्रिटिश एंटार्कटिक सर्वे की टीमों ने गर्मी के मौसम में आर्कटिक सर्कल का दौरा किया। उनका मकसद था वॉलरस की गिनती करना और फिर उसे सैटेलाइट तस्वीरों से की गई गणना से मिलाना। अगर हमारे पास इनकी जानकारी नहीं होगी तो हमें नहीं पता लगेगा कि क्या ये बदलते वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल पा रहे हैं या नहीं, या उनकी संख्या कहीं घट तो नहीं रही। तकनीक संरक्षण में मदद कर सकती है, और खासकर सुदूर इलाकों में रहने वाले सभी जानवरों की। इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और यहाँ पर इंसानी मदद की जरूरत है। We are creating a 21st century detective story and you could be the detective. We want your 2 साल पहले हजारों लोगों ने 5 लाख सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने में WWF की मदद की थी और उनमें वॉलरस को ढूंढा था। अब वक्त है दूसरे पड़ाव का, जो है इन वॉलरस की गिनती करना। हम इस काउंटिंग कैंपेन के जरिए लोगों से पूछ रहे हैं कि जहां उन्हें वॉलरस दिखे वहां एक बिंदु बनाएं, जैसा कि यहाँ पर है। ये हर जगह मौजूद हैं और आप इंडिविजुअल वॉलरस को देख सकते हैं। तो हम यहाँ बस बिंदु लगाने वाला विकल्प का चयन करेंगे। और आम लोगों से इस गिनती को करवाने का कोई खास मकसद? क्योंकि आर्कटिक इतना बड़ा है और हमारे पास विश्लेषण करने के लिए कई तस्वीरें हैं। और पहले वाले सर्च कैंपेन के तहत हमने लोगों की अहमियत को जाना। हम उनकी मदद से तस्वीरों का विश्लेषण कहीं तेजी से कर पाए। और अगर किसी ने उन्हें ढूंढ लिया तो क्या उन्हें कोई स्पेशल प्राइज मिलेगा? हमें इस बारे में सोचना होगा। सच कहूँ तो सैटेलाइट तस्वीरों से हम वॉलरस को ढूंढ तो सकते हैं, पर उन्हें एक एक करके गिनना काफी मुश्किल होता है। और ये वॉलरस डिटेक्टिव के लिए पेचीदा काम साबित होगा। हाँ बिल्कुल। शायद जो ब्रिटेन के तट पर आया था वो शायद ये वाला वॉलरस हो या फिर ये वाला। और एक ब्रेक के बाद नेपाल विमान हादसे पर ग्राउंड रिपोर्ट। और क्यों बढ़ी अमीर और गरीब की खाई, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कल नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान का ब्लैक बॉक्स आज मिल गया है और उम्मीद है इससे दुर्घटना के बारे में अहम जानकारी भी मिल पाएगी। विमान में सवार सभी 72 यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। देखिए बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन की रिपोर्ट जो उन्होंने दुर्घटना स्थल के पास से भेजी है। नदी के तट पर बिखरा पड़ा ये है फ्लाइट 691 का मलबा। खिड़कियां अभी भी बची हुई हैं। सीटें किसी खिलौने की तरह टूटी पड़ी हैं। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसके टुकड़े हर तरफ मौजूद हैं। सैकड़ों पुलिस अफसर यहाँ अपना काम कर रहे हैं। किसी के जिंदा बचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी है और अब वो मलबे में से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि दुर्घटना कैसे हुई। आज रेस्क्यू टीम ने फ्लाइट रिकॉर्डर ढूंढ निकाला जिससे उन्हें उम्मीद है कि दुर्घटना के कारण का पता लग सकेगा। नेपाल में भयानक विमान हादसों का इतिहास रहा है। सुरक्षा बलों को इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके हम मलबे में से शवों को निकालकर उनकी पहचान करना चाहते हैं। पहाड़ी इलाके और मौसम की वजह से उड़ान में दिक्कतें आ सकती हैं, पर कम निवेश और कमजोर सुरक्षा पैमानों को भी पहले हुए विमान हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इन तस्वीरों में आप विमान के आखिरी कुछ पल देख सकते हैं। पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने से ठीक पहले ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि पायलट ने उतरते वक्त रनवे बदलने को कहा था और जब उन्हें ऐसा करने का सिग्नल मिला तो प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कि मतलब क्या लगता है एयर। खाई के पास रह रहे इंद्र प्रसाद सपकोटा जैसे लोग खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि प्लेन उनके घरों से दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान हादसे से जूझ रहे देश के लिए ये एक छोटी सी राहत होगी। और भारत के 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है और ये सामने आया है ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट में। देश के निचले स्तर की आधी आबादी के पास देश की केवल 3% संपत्ति है और ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब दुनिया भर के नेता दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के लिए जुट रहे हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी जिनमें आर्थिक असमानता का मुद्दा भी शामिल है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ही अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और ऑक्सफैम का कहना है कि अगर इस खाई को पाटना है तो रईसों पर ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत है। ऑक्सफैम ग्रेट ब्रिटेन के चीफ एग्जीक्यूटिव डेनी श्री स्कंदराजा का इस बारे में ये कहना है। ऑक्सफैम ने 10 साल पहले असमानता पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी और उसके बाद हर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इस साल एक बात अप्रत्याशित है और वो ये कि एक तरफ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि इस साल हर 10 में से एक व्यक्ति को भूखा रहना होगा। 1990 के बाद से इतनी तेजी से गरीबी इससे पहले कभी नहीं बढ़ी। कहने के लिए हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है जो काम ही नहीं कर रहा है और लगता नहीं कि दावोस बैठक में ऐसा कुछ होगा जिससे असमानता को दूर किया जा सके। Global elites that will be meeting in Davos this week are unlikely to do anything serious or meaningful about addressing that inequality. और क्या बेलारूस रूस यूक्रेन जंग में रूस का साथ देगा? ये आशंका जताई जा रही है बेलारूस और रूस के साझा सैन्य अभ्यास की वजह से। ये अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। हालांकि बेलारूस ने दावा किया है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल डिफेंसिव किस्म की है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये यूक्रेन के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी है। इस बीच रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस ने यहां करीब 100 मिसाइलें बरसाई। नीप्रो शहर में एक रिहायशी इलाके में हुए हमले में 40 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। सोलेदार और बखमूत में भी भीषण रूसी हमले जारी हैं। राहत कर्मी मलबे के ढेर से लोगों को निकालने में जुटे हैं। डॉनबास में भी रूसी सेना बम बरसा रही है। उस पूरे इलाके में रह रहे लोगों में खौफ का माहौल है। हालांकि इस लड़ाई में रूस को भी खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता एंड्रू हार्डिंग के मुताबिक रूस के पास यूक्रेन से बड़ी सेना भी है, भारी मात्रा में हथियार भी है, जिसकी वजह से वो लंबे वक्त तक लड़ाई जारी रख सकता है। और एक ब्रेक के बाद जलीकट्टू से बदली एक ट्रांस महिला की पहचान, इस बारे में बात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। तमिलनाडु की एक ट्रांसजेंडर महिला चिंतामणि, साल 2017 में उनकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब वो अपने बैल को जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में लेकर गईं। उसके बाद उनकी पहचान एक ट्रांस महिला से बदलकर एक बहादुर तमिल महिला की हो गई। वो अपने बैलों को अपना बेटा कहती हैं। देखिए नटराजन सुंदर की ये रिपोर्ट। अरे ये देखो, मेरा बेटा ऊँग रहा है। अरे उठो। मैं मदुरै के एक गांव से हूँ। मैं विनोद उर्फ चिंतामणि हूँ। मैं करीब 8 साल से बैल पाल रही हूँ। जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगने के अगले ही साल यानी 2016 से। बचपन से मैं देखती थी कि लोग अपने बैलों को जल्लीकट्टू में लेकर जाते थे और जीतकर खुशी खुशी लौटते थे। इसने मेरी इस खेल में दिलचस्पी बढ़ाई। मैं अपने खुद के बैल खरीदकर उन्हें पालना चाहती थी, लेकिन तब मैं गरीब थी और ऐसा कर नहीं पाई। उससे भी बड़ी बात, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे बुरा लगता था। मैं सोचने लगी, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मुझे क्यों नहीं एक बहादुर तमिल महिला की तरह जीना चाहिए? फिर पड़ोसी गांव के एक शख्स ने मुझे जल्लीकट्टू का एक बैल दिया। मैं उसकी देखभाल कर रही थी। इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर का काम करने लगी। उस कमाई से मैंने एक दुधारू बछड़ा खरीदा। दूध बेचने से जो पैसा मिला, उससे मैंने एक जल्लीकट्टू बैल खरीदा। साल 2017 से मैं अपने बैल को जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं में लेकर जा रही हूँ। मेरे बैल ने मेरी पहचान एक ट्रांसजेंडर से बदलकर एक बहादुर तमिल महिला की कर दी। आज मुझे लोग जानते हैं। मैं पानी पूरी की दुकान पर दिहाड़ी मजदूर का काम करती हूँ। मैं एक दिन में 250 रुपए कमाती हूँ, जिससे अपने इन बच्चों का पेट भरती हूँ। लोग मुझे केटरिंग के काम में मदद के लिए भी बुलाते हैं। उस कमाई से मैं अपना पेट भरती हूँ। सभी इन्हें बैल कहते हैं, लेकिन ये मेरे बेटे हैं। यही मेरी कमाई और यही मेरे परिवार हैं। लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, मजाक उड़ाते थे। बहुत बुरा लगता था। कई बार तो मैं खुद को घर में बंद कर लेती थी और रोती रहती थी। मैं भी तो उनकी तरह इंसान हूँ, तो वो क्यों मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं? मेरे अपने गांव में कई लोग ने मेरा मजाक बनाया, मेरे साथ गलत चीजें करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती रही। मैं सिंगल हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें समर्पित कर दी है। और कार्यक्रम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।